एक्सप्लेनेशन है नहीं ना, उसमें कोई ख़ास ऐसी बात समझ में आने वाली है। लेकिन अगर इसमें जो अहम बात है ना, देखो वो क्या है। अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप नंबर स्कैंडियम की देखते हैं, स्कैंडियम 21, और इसका ग्रुप कौन सा है? इसका ग्रुप है 3b। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ एंड हो रही है? 4s2 और 3d1। ऑफ वॉक के अकॉर्डिंग पहले 4s आता है बेटा। हाँ पहले 4 लेकिन गलत है ना। ऑफ वॉक के ऑफ वॉक के अकॉर्डिंग पहले 4s आएगा, फिर 3d आएगा। अब देखो यहाँ पे देखो, ये 4s के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन और 3d के अंदर कितने? 1 2 3 4। 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। अब याद रखना कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको एटम को उसके पेयर अप करने के लिए उतने ही नेबर आते हैं। अब इसके 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको पेयर अप करने के लिए इसके पास कितने कितने एटम आएंगे? 1 ही आएगा। ठीक है, जैसे यूँ समझ लो कि ये समझ लो कि सोडियम में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो उसका जो अल्टीमेट नेबर होगा वो ये होगा। 1 सोडियम को इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए 1 सोडियम आएगा। अब जगह जगह से स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। ये कि कोई ट्रू बॉन्डिंग तो नहीं है, इसलिए कि कोवेलेंट बॉन्डिंग तो नहीं होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, लेकिन सेंस पीछे यही हो रहा होता है कि 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसको पेयर करने के लिए 1 ही आएगा और ये स्ट्रक्चर जगह जगह से ब्रोकन होगा या वीकली हेल्ड होगा। तो यहाँ पे भी स्कैंडियम के अंदर भी यही है, 1 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 ही नेबर आ रहा होगा, इसका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। लेकिन जैसे ही आप आ जाओगे टाइटेनियम में 22, तो ये है 4b का, इसमें क्या हो जाएगा? 4s2 3d2। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए कि इसको दो इसके नज़दीक आ रहे होंगे। आमतौर पर एक्साइटेड स्टेट में एलिमेंट उस वक्त जा रहा होता है जब कंपाउंड बना रहा होता है। अभी हम सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब देखो, जैसे हम ये देखो, बहुत ट्रू सेंस में तो बात नहीं कर रहे, लेकिन तकरीबन इसी तरह की पिक्चर होती है। अब देखो ये बहुत लंबी चेन बनेगी, हर एक के नज़दीक में 2 हैं, अगर आप गौर करो तो ये बहुत लंबी चेन होगी। ये स्ट्रक्चर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होगा। अब इसी तरह देखो, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम पे आ जाओ 23, तो ये ग्रुप 5b का एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d3। अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? और बढ़ गए। ठीक है, अब एक के नेबर कितने होंगे? 3। उन 3 के नेबर होंगे 9। उन 9 के नेबर कितने होंगे? हर एक के 3 लगा लो, 27। सही है, एक के नंबर 3, उन 3 के नेबर्स 9, और 9 के नेबर्स हर एक के 3 लगाओ, 27। बढ़ते चले जाएंगे तो ये और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी इसकी और ज़्यादा होगी। अब इसके बाद वेनेडियम के बाद एक क्रोमियम 24, ये हो गया 6b। इसकी क्या हो जाएगी? 4s1 3d 4s1 नहीं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, s2d1 d2 d3 s2 d4, s2 d4 की जगह s1 d5 हो गया। सही है। अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो क्या हो गए? इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गए। ये एलिमेंटल में ये ऑब्जर्व यही होता है, थ्योरेटिकली वही होना चाहिए जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं होता। ठीक है,
अब इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम में ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एक के नेबर कितने होंगे 6, फिर 6 के 36, और अंदाज़ा लगा लो कितना ज़्यादा स्ट्रांग स्ट्रक्चर होगा। तो ये कहते हैं हम कि बाइंडिंग एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ रही होती है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ मैंगनीज पे। हाँ, अब बेटा आ जाओ 4s2 3d5। अब अगर आप मैंगनीज में देखो ना तो मैंगनीज में क्या होगा, मैंगनीज में कम हो गए ना, 6 से कितने कम होके रह गए, 5। सही है, हाँ इसका किसके लिए, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको पेयर अप करने के लिए एक आ रहा होगा इसके नज़दीक। नहीं, तो जो अनपेड होता है वो पेयर अप हो जाता है। दूसरा भी तो ऐसा ही होगा एग्जैक्टली इसके जैसा, जब भी इसके नज़दीक आएगा तो वो अपनी इसमें इनको पेयर कर लेगा। एलिमेंटल स्टेट में एक्साइट नहीं होते। ऑक्सीजन के अंदर क्या हो रहा होता है, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बन रहा होता है, O2 का जो बॉन्ड बन रहा होता है, ऑक्सीजन क्या होती है 1s2 2s2 2p4। तो ये S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और P के अंदर कितने होते हैं। अब जब दूसरी ऑक्सीजन आएगी तो उसके साथ क्या होगा, ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही होगा। अब ये पेयर अप हो जाएगा। क्रोमियम के बाद थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल के अंदर वेरिएशन आता है तो उसको हम इतना ज़्यादा, लेकिन थ्योरेटिकली ये होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा देखो, ये स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम के बाद क्रोमियम में एक डिप आया, आना नहीं चाहिए था, थ्योरेटिकली नहीं आना चाहिए था। उसके कोई रीज़न होंगे जो हम जिनको डिस्कस करना हमारे स्कोप से बाहर है। सही है, थ्योरेटिकली यही होता है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। इंडिविजुअल डिफरेंस थोड़े बहुत आते हैं जिनको उसकी भी यकीनन होती होगी, रीज़न होती होगी, जिसको हर जगह पे डिस्कस, हर लेवल पे डिस्कस नहीं करते। क्रोमियम तक बढ़ेगी ना, उसके बाद कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो मैंगनीज के बाद आयरन आता है। आयरन है 26, इसमें क्या हो जाएगा 4s2 3d6। ये हो गया 4s2 और ये हो गया, ये देखना ये आ रहा है बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ। अब देखो कम हो गया ना अनपेड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखो ऐसा नहीं तो देख लो ज़रा, 4s2 3d7। सही है, मतलब आप ये कहना चाहें कि ट्रिपल बॉन्ड बना लें इनके अंदर। देखो देखो बात ये है कि ये जो हमने ऊपर बताया ना कि इनके अंदर ट्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती। इनके अंदर बॉन्डिंग होती है मेटेलिक बॉन्डिंग, लेकिन डिपेंड वो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन पे कर रही होती है। इसको आप ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ये नहीं समझेंगे डबल बॉन्ड बनेगा और ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा। इनके ये नहीं है, इनके मेटेलिक बॉन्डिंग है। मेटल है ना, मेटल की बॉन्डिंग डिफरेंट होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग से।
लेकिन डिपेंड वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर ही कर रही होती है। वहाँ से मेरा आउटपास ले लो, ठीक है। इसलिए अल्टीमेट नेबर का पता अनपेड इलेक्ट्रॉन से ही चलता है कि इसके नज़दीक कितने आएंगे, और जितने एटम नज़दीक आते हैं उतना ही स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता चला जाता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद कोबाल्ट के बाद है निकल। निकल के अंदर ये हो जाएगा 4s2 3d8, ठीक है, कम हो गए। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉपर 29 4s2 3d9, ठीक है। 4s1 3d10 हो गया। और इसके बाद क्या होगा, जिंक, ये हो गया 30, ये क्या हो जाएगा 4s2 3d10, तो ये क्या हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब बेटा देखो एक बात सुनो ज़रा, ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है ना, इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये पता चल रहा होता है कि इनकी वैलेंसी क्या होती है। आपने बचपन से सुना होगा कि दे हैव अ वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। क्वेश्चन लिखो ज़रा, व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरिएबल वैलेंसी? व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? Why do the transition elements have variable oxidation state? तो इनके जो है ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। इसका आंसर बेटा क्या होगा, सुन लो ज़रा मुबशिर। ट्रांजिशन मेटल्स के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है? दिस इज़ बिकॉज their valence shell s orbital and the inner shell d orbital are so close to energy that both the orbitals participate in the bond formation. इनके आखिरी का s ऑर्बिटल और इनर का d ऑर्बिटल एनर्जेटिकली इतने नज़दीक होते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने की बात आती है तो s का भी इलेक्ट्रॉन जाता है और d का इलेक्ट्रॉन भी जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं। इस वजह से क्या होता है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वेरिएबल होती है। दे हैव अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज द वैलेंस शेल s ऑर्बिटल एंड द इनर शेल d ऑर्बिटल आर सो क्लोज टू एनर्जी दैट बोथ पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो अगर स्कैंडियम की बात करो, स्कैंडियम की अगर बात करो ना, तो स्कैंडियम के अंदर देखो जब कभी भी ख़तरा होता है ना, तो जब कभी भी कोई हमला होता है तो सबसे पहले कौन जाता है, जो बॉर्डर पे खड़ा होता है वही जाता है ना, सही है ना। कभी अल्लाह ना करे घर पर अटैक हो तो सबसे पहले बेचारा चौकीदार ही मरेगा ना, सही है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ख़तरे में कौन होते हैं, ये 4s के इलेक्ट्रॉन, ये सबसे ज़्यादा ख़तरे में होते हैं, ये तो जाते ही जाते हैं। यानी स्कैंडियम की अगर बात करोगे ना, तो स्कैंडियम की बात अगर हम करें तो स्कैंडियम के अगर इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएं तो +1 अगर गया तो +1, और अगर 2 चले गए तो +2, और जो तीसरा है तो +3 तक जाएगा, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा, +1 से +3 तक। हाँ, और इसमें क्या है, +1 से +4 तक जाएगा, ठीक है। जो जो हो सकता है, देखो जो जो जब कभी भी हमला होगा तो क्या क्या होगा, कौन कौन ख़तरे में, ये मेजर कर रहे हैं ना हम, सही है। अब देखो ये इसके 1 से ज़्यादा, 1 से लेकर 3 तक जा सकते हैं, +1 से +3 तक, इसके 1 से 4 तक जा सकते हैं। तो ये +1 से कहाँ तक जाएगा,
टाइटेनियम जाएगा +1 से कहाँ तक जाएगा, +4 तक जाएगा। उसके बाद वेनेडियम देखो, ये +1 से कहाँ तक जाएगा, +5 तक जाएगा, ठीक है। और क्रोमियम में +1 से कहाँ तक जाएगा, +6 तक। मैंगनीज में +1 से कहाँ तक जाएगा, +7 तक। और उसके बाद आयरन है, आयरन में +1 से देखो कहाँ तक जा सकता है। अब बेटा ये देखो, ये बात याद रखना कि ये तो इनर शेल का है ना, इनर शेल वाला फिर भी स्ट्रांगली हेल्ड होता है, वैलेंस शेल वाला लूजली हेल्ड होता है, ये इनर शेल है, ये स्ट्रांगली हेल्ड होता है। इसके जो पेयर्ड है ना वो महफूज रहते हैं, वो सेफ रहते हैं। यानी अब इसके ये 2 खतरे में, ये 4 खतरे में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, सही है ना। अम्मी कहती है ना रात में अकेले नहीं निकला करो, तो ये जो 4 है ना, ये अकेले अनपेयर्ड हैं, ख़तरे में होते हैं। तो अब इसकी कहाँ तक जाएगी, +2 से +6 तक जाएगी ना, आयरन में जाएगा +6 तक, इसलिए कि अब जो इनर का पेयर्ड है वो सेफ होता है। अब इसके बाद आ जाओ कोबाल्ट में अगर देखो तो कोबाल्ट के अंदर 4s वाले गए और बाकी अनपेयर्ड कितने, 3, तो ये जाएगा +1 से थियोरेटिकली कहाँ तक जाएगा, +5 में। उसके बाद निकल पे आ जाओ, अब ये बताओ +1 से कहाँ तक जा सकता है, ये +4 तक जा सकता है, ठीक है। और आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर कहाँ तक जा सकता है, +1 से +1, लेकिन ये +2 भी बनाता है, ये एक एक्सेप्शन है, लेकिन ये बनाता ज़रूर है, जैसे कॉपर सल्फेट है, ठीक है। इसके बाद देखो जिंक जो है ना, जिंक कहाँ जा सकता है, जिंक जाता है +1 से +2 में, ठीक है। 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ना। अब बेटा देखो ये जो सारी पॉसिबिलिटीज़ है ना, ये सारी क्या है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये सब थ्योरेटिकल है। इनमें से ये जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनमें से होता क्या है कि सम एग्जिस्ट नेचुरली, यानी इनके कुछ कंपाउंड नेचुरली ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, एंड सम डू नॉट, और कुछ एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने सारी दुनिया छान मारी, हम कह रहे हैं कि होते ही नहीं है। हमारे लिहाज से एग्जिस्ट ना करना और ना होना, इनमें बहुत फ़र्क है, हो सकता है होते हो, हमें नहीं पता हो, ठीक है। तो चाहे या तो ये एग्जिस्ट करेंगे, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करते हमारे हिसाब से, थ्योरेटिकली दे कैन बी मेड, थ्योरेटिकली हम इनको ऐसा बना सकते हैं। समझ में आ रही है बात। तो हाँ, तो ये क्या कहलाती वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये भी अगेन किस पर डिपेंड कर रही होती है, ये डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। देख रहे हो ना। सर एक सवाल इसमें था, ये Cu का +2 किस तरह है, जबकि वो देखो मसला ये कि कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 होता है, सारी दुनिया जानती है, ठीक है। इसका मतलब भी क्या है कि ये 4s, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये 4s 0 3d9 हो जाएगा। बेसिकली एवरी बॉन्ड इज़ एन अट्रैक्शन, एवरी बॉन्ड इज़ एन अट्रैक्शन है। हाँ, तो ये जो है ना, चूँकि हर बॉन्ड एक अट्रैक्शन है, हर बॉन्ड के अंदर एक समझो कि एक एंटरटेनमेंट है। तो बहरहाल वो हालांकि उसका एक इलेक्ट्रॉन अनपेड होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, मसला ही कोई नहीं, ठीक है। बॉन्ड तो बन रहा है ना, बॉन्ड तो बन रहा है ना, ठीक है बेटा। आगे चलें इससे। अच्छा बेटा, अब देखो ये हमने देख लिया वाई डू दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम आ रहे हैं ज़रा इनके ना मैग्नेटिक बिहेवियर के ऊपर। नेक्स्ट पेज है देखो पेज नंबर जो है ना, पेज नंबर 19 के ऊपर ये जो मैंने बताया है ना, जो मैंने बताया ये सारा का सारा लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर आप ये लिख लोगे ना तो ये ज़रा याद करने के अंदर ज़्यादा आसान है, वो आपको थोड़ा सा याद करने में मुश्किल लगेगा। मेरा मशवरा है कि ये आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लो, ठीक है। मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखी हैं, उन्होंने सारी नहीं लिखी हैं, कुछ ना कुछ मिस कर दिए हैं। देखो पॉसिबिलिटी तो है ना, पॉसिबिलिटी तो है। आयरन में उन्होंने 1 दिया हुआ है, और मैंगनीज में उन्होंने क्या दिया हुआ है,
1 दिया हुआ है, कॉपर में इन्होंने 1 दिया। चलो कॉपर में तो 4s1 होता है, लेकिन इन्होंने उसके अंदर भी 1 दिया हुआ है। चाहो तो उसको रट्टा मार लो, नहीं भी मारते तो कोई ऐसा फ़र्क कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। ये एक आसान सी बात है, आसान सा रूल है। बस ये सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है। अब बेटा देखो, अब हम आ रहे हैं मैग्नेटिक बिहेवियर के ऊपर। मैग्नेटिक बिहेवियर के ऊपर आते हैं। देखो मैग्नेटिक बिहेवियर के अंदर, मैग्नेटिक बिहेवियर अब मैग्नेटिक बिहेवियर को मेजर करते हैं बहुत मैग्नेटिक मोमेंट से, और मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है √n+2। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है, म्यू इज इक्वल टू √n+2, जबकि n क्या होता है? n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेयर n इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या पता चला? देखो डाइपोल मोमेंट का सुना था। डाइपोल मोमेंट में क्या होता है? मोमेंट एक टर्निंग इफेक्ट होता है, सही है। तो इनको भी अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, दे वुड बी अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये उससे रिपेल होंगे, एक एंड से रिपेल होंगे, दूसरे एंड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ये जो इन पर टर्निंग इफेक्ट अप्लाई होगा उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करता है? कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यानी इस फॉर्मूले के अंदर आप पुट करोगे तो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से पता चलेंगे, सही है। मिसाल के तौर पर अगर मुझसे कहा जाए कि आप आयरन का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करें कि आयरन के अंदर कितना मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा होगा, कितना उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, फॉर एग्जांपल, तो आयरन के लिए अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट नोट डाउन करूं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, ज़रा बताओ। यहाँ से पता चलेगा आयरन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हैं। तो ये आ जाएगा 4 × 4 + 2, तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 6, ये कितना हो जाएगा? 24। बस ये इसका क्या हो जाएगा? इसका यूनिट होता है BM, बोहर मैग्नेटॉन। यूनिट क्या होता है इसका? BM या बोहर मैग्नेटॉन। तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, म्यू चैप्टर 14। अच्छा, इसके बाद देखो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है मैग्नेटिक बिहेवियर में? वही जो हमने पहले पढ़ा था, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है और डायमैग्नेटिक बिहेवियर होता है, और क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक। अभी देखते हैं क्या होता है कि द सब्सटेंसेस अट्रैक्टेड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, सही है। और पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल एंड देयर कंपाउंड। द सब्सटेंस विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, वो मेटल्स जिनको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, जिनको मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कहलाते हैं फेरोमैग्नेटिक। फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल आर फेरोमैग्नेटिक। मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना, शायद उसको हैमरिंग से शायद कर तो सकते हैं, लेकिन मुझे वो, हाँ, तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें, फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल आर फेरोमैग्नेटिक, सम सब्सटेंस इन विच इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड हैव पेयर्ड स्पिन्स आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक। ये तो वही वाली बात होगी, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक तो एग्जैक्टली वही है जो हम लोगों ने मैट्रिक के फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था, कि जिनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे? डायमैग्नेटिक हो जाएंगे, और जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। बस एक नई बात है कि दे कैन बी, दोज हु कैन बी मैग्नेटाइज आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अब उसके बाद जो है एक ज़रा लिखें कि
वाई क्वेश्चन लिखें, वाई डू द ट्रांजिशन मेटल्स मेक एलॉय? वाई डू द ट्रांजिशन मेटल्स मेक एलॉय? अच्छा देखो, इसका आंसर जो है ना वो बहुत आसान सा है, जब हमने बताया भी था शुरू में भी कि बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन द साइज दे कैन मेक एलॉय। ठीक है, तो यहीं से आपको ये आंसर मिल भी जाएगा, कोई बात नहीं, मैं उठा लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर मिल भी जाएगा कि वाई डू दे कैन मेक, वाई डू दे मेक एलॉय। और उसके बाद जो है ना आपको कुछ एलॉयज़ आपको दिए हुए हैं, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज एंड नाइक्रोम। ये आप लोगों ने एलॉय पढ़ लेने ज़रूरी, कि ये बात सुनो मुबशिर और तैयब अहमद, टाइम ज़ाया नहीं करो, पढ़ो। अच्छा देखो, उसमें एलॉयज़ में क्या होता है कि एलॉयज़ की ये 3 तो आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है, ये आपके एग्जाम्स के लिहाज से हैं कि एलॉयज़ स्टील आर द मटीरियल इन विच द आयरन एटम्स आर सब्सटीट्यूटेड बाय क्रोमियम, मैंगनीज एंड निकल। स्टील हैज़ मोर यूजफुल प्रॉपर्टीज दैन आयरन। ब्रास, ब्रॉन्ज एंड कॉइनेज एलॉयज़ आर द कॉमन एलॉयज़। और इसके बाद जो है ना एलॉयज़ आर कंपैरेटिवली चीप। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलॉयज़ की, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दे हैव लॉन्ग लाइफ बिकॉज दे डू नॉट कोरोड। जैसे स्टील को आप देखें ना, स्टील के यूटेंसिल कितने बर्तनों में यूज़ हो रहे होते हैं, इससे कि वो कोरोड नहीं कर रहे होते। आप स्टील की आप नाइफ़ ले लो और आप जो लोहे की नाइफ़ बनी होती है वो देख लो, दोनों में कितना फ़र्क होता है, वो कितनी ज़्यादा कोरोड हो रही होती है। सही है, तो एलॉय के अंदर एक ख़ास बात ये भी आ जाती है। अब बेटा इसके बाद देखें हमारे क्विज़ नंबर 2 के ऊपर। क्विज़ नंबर 2 क्या कह रहा है कि हाउ मैग्नेटिक मोमेंट इज़ मेजर्ड, व्हाट इज़ इट्स यूनिट, गिव डिफरेंस बिटवीन नाइक्रोम एंड ब्रॉन्ज, नेम द कैटलिस्ट यूज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिथेनॉल। देखो, जो हमने ये कैटलिस्ट का टॉपिक जो छोड़ा है ना, उसको देख लेना, आसान सा टॉपिक है, आपका रीडिंग होमवर्क है। कैटलिस्ट के अंदर क्या होता है कि ट्रांजिशन मेटल जो है ना, दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर देयर सरफेस एक्टिविटी। जो एलॉयज़ है ना, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, अपनी सरफेस की वजह से ये शो कर रहे होते हैं कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। और कई सारे ट्रांजिशन मेटल हम लोगों ने कैटलिस्ट के तौर पर देखे हैं, जैसे हेबर प्रोसेस का कैटलिस्ट होता है आयरन। ऐसा इसके अलावा देखो कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड किस बात कहाँ कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होता है, ज़रा तैयब बताओ, वेनेडियम पेंटॉक्साइड कहाँ कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होता है? हाँ, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करने के लिए जो है वो यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा देखो यहाँ पे इन्होंने 6 जो है ना वो दिए हुए हैं आपको कैटलिस्ट, इसमें कम से कम 4-5 तो याद कर लेना। ठीक है, देख लेना, हो सकता है कि देखने से याद हो जाएंगे, इतने ज़्यादा मुश्किल है नहीं। उसके बाद देखें कि वाई ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट enable them to serve as a catalyst, why alloys are harder as compared to their current metals, constituent metal, what do you understand by magnetic properties of transition metal। देखो, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स जो है ना, इनको वाई डू वी यूज़ देम एज अ कैटलिस्ट, इसकी एक तो इनके सरफेस एक्टिविटी की वजह से भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है ना, इसके ट्रांजिशन मेटल का यूज़ एज अ कैटलिस्ट की एक वजह होती है इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से किस तरीके से कैटलिस्ट के तौर पर परफॉर्म करते हैं वो हमने आगे चल के भी देखना है। तो ये भी जो भी हम आगे पढ़ लेंगे तो वो भी आपके काम आएगा कि दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर सरफेस एक्टिविटी एंड बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, उसका हम एक रिएक्शन भी देखेंगे। तो अभी देखिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम इंशाल्लाह, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट में
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, इसको यहाँ स्टॉप कर दें।